अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। शादी के बाद अपने शोहर के साथ मैं अमेरिका चली गई। 5 साल बाद लौटी तो अम्मी जान से अपनी पड़ोसन खाला निम्मू के बारे में भी पूछा। वो कुछ अरसा कबल ये मोहल्ला छोड़कर चली गई थी। अम्मी ने मुझे बताया। नाम तो उसका नईमा था लेकिन सब निम्मू कहते थे। खैर, वालिदा ने मुख्तसरन बता दिया कि उन लोगों ने कहीं और रिहाइश इख्तियार कर ली है। मैंने भी तफसील न पूछी कि क्यों गए, कब गए, सोचा कभी फिर पूछ लूँगी। मुझे अमेरिका से आए 2 हफ्ते हुए थे। एक रोज़ बाज़ार से कुछ ख़रीदारी करके लौटी तो देखा एक औरत अम्मी के पास बैठी है। वो जानी पहचानी लगी। अम्मी से बातें करते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे जाती थी। ज़रा करीब गई तो पता चला ये तो निम्मू खाला है। आह जालिम वक्त, ये क्या किया। हुस्न की पुतली आज मिट्टी का ढेर लग रही थी। ये वो औरत थी जो अपने हुस्न की वजह से किसी को खातिर में नहीं लाती थी। आज किस कदर उजाड़ और हवन्नक सूरत लग रही थी। मैं भी वहाँ पास ही बैठ गई। वो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि मेरी जानिब तवज्जो न की। अम्मी से कह रही थी, आपा आप ठीक समझाती थी, मैंने ही अपने गलत कदम ना रोके और सब कुछ गंवा दिया। वासिक कमाते तो थे, ये और बात के उनकी आमदनी कम थी, लेकिन अगर मैं कनात से काम लेती तो उस आमदनी में भी इज्जत से गुजारा हो सकता था। अफसोस, इंसान अपनी ख्वाहिशों के ताकुब में ज़िंदगी के मुयस्सर सुकून और तहफ़्फ़ुज़ को बहुत पीछे छोड़कर तबाही के गार में जा गिरता है। तब अकल आती है जब पल्ले कुछ बाकी नहीं रहता। वासिक के साथ कितनी महफूज थी मगर खुद को गैर महफूज समझती थी। हर वक्त इसी एहसास में सुलगती रहती थी कि ये मजदूर है, मिस्त्री है। ऐ काश कोई और काम किया होता। मैट्रिक पास करके भी इन्हें करने को मजदूरी ही मिली थी। वो मिस्त्री थे तो क्या हुआ, तामीर का काम ना मिलता तब भी सीमेंट की बोरियां ढोते। सारे दिन की मुशक्कत के बाद कमर अकड़ जाती थी। सो ना पाते थे। मुझसे कहते कि तेल गरम करके मेरी कमर पर लगा दो, दर्द से करवट नहीं ले सकता। और मैं बजाय उनसे हमदर्दी करने के कहती, हाय मेरा नसीब, अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी सूरत दी मगर हम अच्छा खाने और अच्छा पहनने को तरस गए हैं। काश तुम कोई और काम कर लेते। अपने इस घर को आधा दुकान में बदल कर दुकानदारी ही कर लेते तो शायद 4 पैसे ज़्यादा कमा लेते। कभी ये शुक्र न किया कि वो जितनी भी मुशक्कत करते हैं हमारे लिए करते हैं। हमको तो 2 वक्त की रोटी पूरी खिलाते हैं। हम कभी भूखे तो नहीं सोए थे। लेकिन वाए बंदे की नाशुक्री फितरत कि एक शय मुयस्सर आ जाए तो दूसरी के लिए तड़पने लगता है। मैं भी दूसरी औरतों के फाखराना लिबास, फैशन और गाड़ी बंगले देखकर तड़पने लगती थी कि शक्लें तो मुझसे अच्छी नहीं हैं लेकिन इनके नसीब कितने अच्छे हैं। ऐ काश मेरी शादी भी वासिक जैसे मिस्त्री की बजाय किसी पैसे वाले से हुई होती तो मैं और मेरी बेटी भी ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। अब मुझे अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी सायरा की फिक्र थी। अरमान था कि मेरी बच्ची किसी अमीर घर ब्याही जाए, कम से कम वही ऐश की ज़िंदगी बसर कर सके। मेरे पल्लू में तो कम नसीबी ने धूल मिट्टी ही बांधी थी। अब खाला निम्मू की बातें सुन सुनकर मुझे बेचैनी हो रही थी कि खाला निम्मू इस फजूल तमहीद से हटकर असल बात की तरफ आए। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतनी परेशान हाल आई हैं। अम्मी ने कहा, निम्मू बताओ तो सही आखिर क्या हुआ है। तुम तो ऐसी यहाँ से गई कि फिर एक बार भी मिलने नहीं आई। आपा क्या करती, मजबूर थी। आपको एक रोज़ बताया था ना कि एक अमीर आदमी ने मुझे गाड़ी में लिफ्ट दी थी। आपने मना भी किया था कि ऐसा करना ठीक नहीं, आइंदा किसी से लिफ्ट मत लेना। लेकिन मैंने आपकी बात पर तब कान न धरे थे। अरे निम्मू, मुझे तो याद नहीं आ रहा। जब से शुगर का मर्ज लगा है यादाश्त रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही है, मेरी अम्मी ने जवाब दिया। निम्मू खाला कहने लगी, एक सुबह घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने निकली थी। ख़रीदारी में ख्याल ना रहा कि कुछ रकम किराए के लिए बचा लूँ। जब ख़रीदारी करके दुकान से बाहर आई तो पर्स खाली हो चुका था। सोचने लगी अब घर कैसे जाऊंगी। सड़क के किनारे खड़ी कभी इधर कभी उधर देखती। इस फिक्र में थी कि रिक्शा रोकूं और घर तक पहुंचूं। किराया आपसे लेकर दे दूंगी। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और एक वजीह शख्स ने खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या आपको सवारी नहीं मिल रही? तेज़ धूप में देर से आपको खड़े देख रहा हूँ।
मैं हिचकिचाई तो बोला, इतना मत सोचिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। धूप में और कुछ देर खड़ी रहेंगी तो ये गोरा रंग आपका जल जाएगा। मैंने हिम्मत करके कह दिया, दरअसल सवारी नहीं मिल रही तभी खड़ी हूँ। वो गाड़ी से उतरा और अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। बैठ जाइए और इधर लाइए ये सामान। उसने शॉपर मेरे हाथ से लेकर पिछली नशिस्त पर रख दिए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। कार का एसी ऑन था। मेरे गाल जो धूप की हिद्दत से तमतमा गए थे, ठंडक का एहसास उनके लिए सामान्य राहत बन गया। सफ़र में मज़ा आने लगा। तब सोचा, ज़िंदगी तो ये है, हमारी भी क्या ज़िंदगी है, पैदल धूप में चलना और जलना। उस वक्त भी ये ख्याल ना आया कि मेरा शोहर बेचारा हमारी खातिर इसी तपती धूप में रेत और बजरी से घरों की तामीर करता है। जब मैं घर के दरवाजे पर उतरी तो इखलाकन उसको कहा, अंदर आकर कुछ ठंडा पानी पी लें। मैंने इखलाकन कहा था, लेकिन वो वाकई गाड़ी बंद करके उतर आया और मेरे साथ घर में दाखिल हो गया। वासिक काम पर गए हुए थे, घर पर सायरा ही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी मेहमान के लिए ठंडा पानी लाओ। वो बोली, अम्मा पानी तो घड़े का है। मेहमान ने सायरा से कहा, बेबी कोई बात नहीं, घड़े का पानी ले आओ, मुझे घड़े का पानी बहुत पसंद है। उसने तो शायद हमारी गुर्बत की लाज रखने को ऐसा कहा था। सायरा जग भर कर ले आई। उसने एक गिलास पानी पिया और फिर चलने को हुआ। चलते वक्त उसने जेब से कार्ड निकाल कर दिया और कहने लगा, इस पर नाम पता लिखा है, अगर कभी कोई काम पड़ जाए तो फ़ोन कर लेना। वो ये कहकर चला गया। आपा वो मुझे बहुत मुहज़्ज़िब और बाइखलाक इंसान लगा। आपसे भी जिक्र किया था तो तभी आपने कहा था कि निम्मो, तूने एक अनजान आदमी को घर के अंदर बुलाकर गलती की है। अमीर आदमी था तो क्या हुआ, जवान बेटी के होते जब शोहर भी मौजूद ना हो, एक अजनबी को घर बुलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी अमीर आदमी से जान पहचान बनाना अच्छा लगा था। ये सोचा कि ऐसे लोगों से जान पहचान होगी तो ही सायरा की किसी अमीर घर में शादी हो सकेगी, वरना एक मिस्त्री की लड़की को कैसे किसी खुशहाल घर में ब्याह पाऊंगी। ऐसे ही मेहरबान लोग हम जैसे गरीब घरानों की बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का वसीला बनते हैं। आपके मना करने के बावजूद मैंने उस शख्स से राब्ता किया। उसका फ़ोन नंबर कार्ड पर लिखा था। नज़दीकी पीसीओ से जाकर फ़ोन करती थी मैं। बातों बातों में एक दिन मैंने उस शख्स से, जिसका नाम ज़ुबैर था, उससे मुद्दा बयान कर ही दिया कि मुझे अपनी बेटी के लिए किसी खाते पीते घराने का रिश्ता चाहिए। अगर आप किसी शरीफ घराने में मेरी बेटी सायरा का रिश्ता करवा दें तो उम्र भर दुआएं दूंगी। ज़रूर, ये तो नेकी का काम है। तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छी शक्ल सूरत की है, उसका रिश्ता होने में तो देर भी नहीं लगेगी। तुम ऐसा करो कि मेरे ऑफिस आ जाओ तो तफसीली बात कर लेते हैं। उसने पता समझा दिया और मैं उसके ऑफिस चली गई। उसने कहा, रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत अमीर कबीर आदमी है, बैरूने मुल्क कारोबार है, पहली बीवी वफात पा चुकी है, कोई औलाद नहीं है, दूसरी शादी किसी खूबसूरत और शरीफ घराने की लड़की से करने का ख्वाहिशमंद है। बेशक गरीब घराने से हो लेकिन नेक लोग हों। मेरे ख्याल में तो तुम्हारी लड़की के लिए ये रिश्ता मुनासिब रहेगा। एक बात बता दूं कि उस बिजनेसमैन की उम्र 45 के लगभग है, जबकि तुम्हारी लड़की बमुश्किल 15 साल की होगी। शोहर से बात कर लो, वो राजी हो तो बात आगे चल सकती है। ठीक है। मैंने ज़ुबैर साहब से कहा कि मैं अपने शोहर से बात कर लूं तो आपको फ़ोन करूंगी। मैंने वासिक से बात की कि मोहल्ले की जानने वाली एक औरत हमारी सायरा का रिश्ता लाई है। कहती है कि एक अमीर बिजनेसमैन है, कार, कोठी, बड़ा सा कारोबार है, किसी शय की कमी नहीं है, मगर उसकी उम्र 45 साल है। आपका क्या ख्याल है, हमारी लड़की अमीर घर में जाएगी और ऐश करेगी? वो बोले, अरे नेक बख्त, मेरी उम्र 42 साल है, तू खुद 37 साल की है और बेटी ब्याने चली है मेरी उम्र से भी बड़े शख्स के साथ, वो भी महज दौलत की लालच में। फिर हमारी उनसे वाकफियत है और ना ही जान पहचान। मुझे तो हरगिज़ ये रिश्ता कबूल नहीं है। तुमको ना सही, मुझे तो है। मैंने तब वासिक को ये कहा। बहुत मनाया, वो किसी तरह न माने तो मैंने कहा कि मैं गुर्बत से तंग हूँ। तुम सीधी तरह नहीं माने तो बेटी को ले जाकर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बयान करवा कर उसकी शादी अमीर आदमी से कर दूंगी। तब तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? वासिक बेचारे मेरे उस रोज के झगड़े से परेशान रहने लगे। मेरी धमकी से डर गए। दिल के मरीज थे, मालूम न था उस रोज दिल में दर्द महसूस किया। किसी बंगले की छत पड़नी थी। वो दीगर मजदूरों के साथ शटर पर चढ़ गए। सख्त गर्मी थी, पसीना बहने लगा, तकलीफ की परवाह न की। सूरज की तपिश ऐसी लगी तड़ से ऊपर से गिरे और जमीन पर आ रहे। सर पर चोट लगी, बेहोश हो गए।
ठेकेदार ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जिंदा घर वापस ना आए। मुझे जहां उनकी वफात का सदमा था, वहां ये खुशी भी हुई कि वो कांटा निकल गया जो हमारी गुर्बत को अमीरी में बदलने की राह में रुकावट था। अब मैं अपनी बेटी की शादी जुबैर के जरिए एक अमीर आदमी से करवा सकती थी। मैंने घर बेचा, जुबैर साहब के घर चली गई। उनका कहना था कि अगर पुराने घर में रिहाइश पजीर रहोगी तो कोई खुशहाल घराना तुम्हारी बेटी को ब्याने वहाँ नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी कोठी का एक हिस्सा रहने के लिए हम माँ बेटी को पेश कर दिया। मोहल्ले में यही जाहिर किया कि हम उनके रिश्तेदार हैं। अब मुझे इंतज़ार था कि कब ये मेरी बेटी की शादी करवाते हैं। आपसे भी इसी वजह से मिलने न आई कि अब पुराने मोहल्लेदारों से कोई वास्ता और ताल्लुक किसी पर जाहिर ना करना चाहती थी, ताकि हमारी मुफलिसी भरे माजी का किसी को इल्म ना हो सके। हुस्न में तो मेरी बेटी लाखों में एक थी, बस गरीबी का तोक आड़े आ रहा था और मैं इस तोक को उतार फेंकना चाहती थी। निमो खाला की ये बात सही थी। वाकई सायरा माँ से भी बढ़कर हसीन थी। फिर भी अल्लाह इंसान के नसीब सूरत देखकर नहीं लिखता, लिहाजा ऐसी बातें आदमी को ज़ेब नहीं देती जो उसके इख्तियार में ना हो। अपनी हैसियत से बढ़कर छलांगे लगाने वाले ज़रूर चोट खाते हैं। फिर निमो खाला कहने लगी कि मुझे भी जुबैर की शक्ल सूरत और दौलत ने मरूब कर दिया। उसी को सच्चा गमगुसार समझने लगी। चंद दिन पुरसकून गुजरे, बच्ची की शादी का जिक्र भी न किया कि मेरी इद्दत का अरसा था। जब ये अरसा ख़त्म हुआ तब एक रोज़ जुबैर ने कहा, नईमा बीबी, जिस शख्स से तुम्हारी लड़की का रिश्ता होना है फ़िलहाल वो यहाँ आने से कासिर है। अपने बिजनेस की वजह से वो बहुत मसरूफ़ है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बैरून मुल्क। बीबी तुम बेफिक्र रहो, मुझ पर एतबार किया है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं। बस तैयारी करो, हम आज कल में कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। इस चाह में कि बेटी अच्छी ज़िंदगी बसर करेगी तो मैं भी आगे ऐशो आराम से उसके साथ रह लूँगी। जब जुबैर मुझे और सायरा को लेकर बैरून मुल्क जाने लगा तो एक बैग मुझे पकड़ा दिया। एयरपोर्ट पर वो बैग उसके एक दोस्त ने आकर हमसे ले लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया। क्या खबर इस बैग में क्या था कि उसने खुद हमसे दूरी इख्तियार कर ली थी। कुछ दिनों बाद जब वापसी की फ़्लाइट थी, उसने बहाना किया कि वो शख्स किसी काम से कनाडा चला गया है, चंद दिन बाद दोबारा यहाँ आना होगा, अभी वापस चलते हैं। एक माह बाद दोबारा सफ़र की तैयारी करवाई, लेकिन इस बार हमें एक फ़्लाइट से जाना था और उसने खुद बाद की फ़्लाइट से आना था। कहा कि टिकट इसी तरह मिल सके हैं, मजबूरी है। कल मेरी मीटिंग है, तुम लोग मेरा बैग लेकर चली जाना। एयरपोर्ट पर मेरा दोस्त तुम्हें रिसीव कर लेगा। मैं अगले दिन पहुंचूंगा। उस वक्त तो मैं कुछ न कह सकी। एयरपोर्ट पर वाकई उसका दोस्त लेने आ गया। उसने सामान हमसे ले लिया और हमें होटल में ठहरा दिया। मुझे शक हो गया कि यकीनन कुछ गलत सामान है जो वो हमारे ज़रिए भिजवाता है ताकि इसका मकसद पूरा होता रहे। मैंने कहा कि आइंदा मैं ऐसा सफ़र ना करूँगी। मेरी लड़की का रिश्ता नहीं होता तो ना हो। कहने लगा, ठीक है, तुम शायद मुझे स्मगलर समझ रही हो, यहाँ रिश्ता नहीं करना, ना करो। उसका इल्तफात मेरी बेटी से बढ़ने लगा तो मैं परेशान रहने लगी। एक दिन साफ अल्फाज में कह दिया कि इतना बच्ची से इल्तफात क्यों। जवाब देने लगा कि जो रिश्ता बताया था उसकी उम्र 45 साल है। तुम राजी हो गई उस शख्स को बिना देखे ही, सिर्फ मुझ पर एतबार करते हुए। तो फिर मुझ में क्या कमी है? मेरी उम्र 40 साल है, दौलत और दुनिया की सब आसाइशें मौजूद हैं। मुझसे सायरा की शादी करने पर तुम्हें क्या इतराज़ है? ये सुनकर मैं तो दंग रह गई। तो पहले ही सही अपनी नीयत से मुझे आगाह कर देते ना, मैं तुम्हें अपने शोहर से मिलवा देती, क्या खबर तुम्हें पसंद कर लेते। कहने लगा कि अब कहानियां मत बनाओ, रिश्ता लड़की का मुझसे कर दो और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लो। मैंने कहा, मेरी लड़की मासूम और भोली भाली है और मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे शादी इसी वजह से कर रहे हो कि इससे सामान स्मगल कराओगे। किसी दिन मेरी बच्ची धर ली जाएगी। तुमको गलत फहमी है। जाने कैसी बातें सोचती रहती हो नईमा बीबी। मुझे तो पहली नज़र में ही तुम्हारी लड़की पसंद आ गई थी। चाहता था कि तुमसे रिश्ते की बात करूं, मगर फिर तुमने खुद ही बात कर दी तो मैंने भी जहन बना लिया कि मुनासिब वक्त पर बात को वाज़ेह कर दूंगा। अगर मैं कोई ऐसा कारोबार करता भी हूं तो तुमको तो सिर्फ मेरी दौलत से मतलब रखना चाहिए ना। सायरा को तो मैं ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि ये मेरे कारोबार में शामिल होकर अरबपति हो जाएगी। जुबैर की बातें सुनकर मैं कांप गई। सायरा तो बच्ची थी, नित नए कपड़े फैशन के सिले हुए मिलने लगे तो वो भी मॉडर्न बनने के शौक में उसकी बातों में आने लगी। बोली, अम्मा पहले खुद अमीर आदमी से ब्याहने का कहती थी, अब अमीर आदमी मिल गया है तो डरने लगी हो।
زبیر اچھے انسان ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو نہ تجربے کار اور معصوم تھی، مگر میں اب خوف سے لرزنے لگی تھی کہ میری معصوم بچی کو ماڈرن روپ دے کر یہ جو کام لینا چاہتا ہے اس کا رستہ تباہی کی دلدل میں ہی جا گرتا ہے۔ زبیر نے گھر پر ٹیوٹر کا انتظام کر دیا جو سائرہ کو انگریزی بولنا سکھا رہا تھا۔ اسے بیوٹی پارلر لے جانے لگا، بال ماڈرن طریقے سے کٹوا دیے۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ یہ دولت کے حصول کے لیے میری بچی کو قربانی کا بکرا بنائے۔ جب میں نے بہت الجھنا شروع کیا تو زبیر نے چاہا کہ میری لڑکی مجھ سے باغی ہو جائے۔ وہ بھی اب کشمکش کا شکار تھی کہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، کیا فیصلہ کرے۔ دولت کی چاہ نے مجھے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ نمو خالہ یہ سب چیزیں بتاتے ہوئے رونے لگی تو امی نے کہا، یہ معاملہ ہے نمو، میرے شوہر کو آ لینے دو، میں ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر کے پھر تمہیں کوئی مشورہ دوں گی، تم کل شام کو آ جانا۔ نمو چلی گئی۔ امی کا وہ بے حد ادب کرتی تھی، اپنا ہر دکھ سکھ ان سے کہتی تھی۔ شام کو والدہ نے ابو سے مشورہ کیا، وہ واسق مستری کو عرصے سے جانتے تھے، نیک اور شریف بیچارہ آدمی تھا، ہمیشہ محنت سے رزق حلال کمایا تھا۔ ابو نے کہا، نعیمہ سے کہو کہ کسی طرح لڑکی کو وہاں سے نکال کر ہمارے پاس لے آئے، آگے ہم انتظام کر لیں گے۔ اگلے روز وہ آئی تو امی نے اس کو یہی بات سمجھائی۔ اس کی ہمت بڑھی اور 4 روز بعد وہ کسی بہانے سے اپنی بیٹی کو لے کر آ گئی۔ والد صاحب واسق کے گاؤں جا چکے تھے جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی سے ابو کی واقفیت تھی۔ ابو اس کے پاس گئے اور سارا احوال بتایا۔ واسق کے اس چچا زاد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، سائرہ واسق کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، وہ ہماری عزت ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کی شادی میں اپنے لڑکے سے کر دوں گا اگر یہ ماں بیٹی ہمارے ساتھ گاؤں میں رہنا گوارا کر لیں۔ میری والدہ نے نمو خالہ کو بتایا تو وہ راضی ہو گئی۔ والد ان ماں بیٹی کو لے کر گاؤں چلے گئے اور یوں سائرہ کا نکاح اس کے رشتے کے چچا کے بیٹے اظہر سے ہو گیا۔ ماں بیٹی کو امان مل گئی۔ میرے ابو اس نیک کام کو سر انجام دے کر لوٹ آئے۔ ہم نے بھی شکر کیا کہ ایک غریب کی لڑکی اپنے عزیزوں میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو کر محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ یہ تو نمو خالہ نے بعد میں امی کو بتایا کہ زبیر کی بیوی اور بچے بھی تھے جو علیحدہ کوٹھی میں رہتے تھے، اور سائرہ کو وہ صرف اپنے غلط مقاصد کی خاطر دوسری بیوی بنا کر اس کے ذریعے اپنے بزنس کو مزید بڑھانا اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن نمو خالہ کو وقت پر عقل آ گئی اور وہ نامعلوم حالات کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کسی حال میں بھی رکھا ہے، ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری گناہ ہے۔ لالچ، حرص اور حسد سے انسان کے ہاتھ میں کبھی کچھ نہیں آتا۔